सारंग गुरु डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में फिजिक्स चैप्टर 3 में करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर डिस्कस किए थे, है ना। उसके पहले क्रिचॉफ्स लॉ पढ़े हम लोग, क्रिचॉफ्स का जंक्शन लॉ, फिर उसके बाद लूप लॉ, है ना। उसके पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डेराइव किया गया। आज हम लोग पढ़ेंगे, एक टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये एक सर्किट है, खास तरह का सर्किट है, जिसमें एक रेसिस्टर जो है, जैसे यहाँ पे एक रेसिस्टर हो गया, फिर यहाँ एक रेसिस्टर है, यहाँ से एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, दो पॉइंट है यहाँ पे। ये इसका रेसिस्टेंस R1 है ना, इसको R2, इसको R3 और इसको R4 मान लेते हैं। तो एक सर्किट बनाया गया जिसमें इस ब्रांच में दो रेसिस्टर है, इस ब्रांच में भी दो रेसिस्टर है, और यहां से एक हम लोग गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर लें, या एक रेसिस्टर लगा दे, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर जो कनेक्ट करेंगे, एक रेसिस्टर ही लगा देते हैं, है ना। यहाँ पे एक रेसिस्टर लगा दे, जैसे इसका रेसिस्टेंस R5 है, R4 हो गया, R5 है। तो ये जो सर्किट है, इस सर्किट को बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये इस तरह का जो कॉम्बिनेशन किया गया, इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज इसको बोलेंगे। दो रेसिस्टर ऊपर है, दो यहाँ पे है, और ये एक ब्रिज की तरह है जो इन दोनों के बीच में से निकल करके यहाँ आकर के जुड़ जाता है। इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दे, तो इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि इस ब्रांच में जब ये वाला जो रेसिस्टर है और ये वाला रेसिस्टर, इन दोनों का रेशियो, अगर इन दोनों के रेशियो के बराबर होता है तो इस ब्रांच में करंट नहीं पास करता है। जैसे R1/R2 ये दोनों का जो रेशियो है, और R3/R4 के अगर बराबर होता है, इफ, है ना। इस तरह का एक सर्किट बना लिया जाए और यहाँ से एक बैटरी को कनेक्ट कर लें, तो अगर इन दोनों रेसिस्टेंस का रेशियो इन दोनों रेसिस्टेंस के इक्वल होता है तो इस ब्रांच से करंट नहीं पास करता है। देन करंट थ्रू R5 इज इक्वल टू 0। इसके थ्रू करंट का वैल्यू 0 हो जाता है, इसमें करंट ही नहीं पास करता है अगर ये रेशियो बराबर होता है तब। तो जब इसे करंट नहीं पास करता है तो इसको सर्किट से हटा दें, इस सर्किट को हटा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम लोग सर्किट ऐसा बना लें, इस तरह का सर्किट बना लें, यहाँ पे R1, R2, R3 और R4 ले लें, और बीच वाले सर्किट को हटा दें, बीच वाले ब्रांच को हटा दें, तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इससे तो करंट नहीं पास कर रहा है। जब इसे करंट नहीं पास कर रहा है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने में ये शामिल भी नहीं होगा, कैलकुलेशन में ये शामिल नहीं होगा। जब करंट पास करेगा तब इसका रेसिस्टेंस जो है वो इफेक्ट डालेगा करंट के वैल्यू पे। यहाँ तो क्या हो रहा है कि जब रेशियो बराबर हो रहा है तो इसके थ्रू करंट नहीं पास कर रहा है, तो करंट नहीं पास कर रहा है तो ये सर्किट और ये सर्किट दोनों इक्विवेलेंट है। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों भी सीरीज में है,
और ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपस में पैरेलल है, तो यहाँ इक्विवेलेंट निकाला जा सकता है। अब इक्वेशन से समझने का प्रयास करते हैं कि ये रेशियो बराबर कैसे आया। ठीक है, तो अभी जो है इसको आप लोग नोट करेंगे, और जैसे ही ऐसा कुछ मिले तो हम लोग इसको, इस ब्रांच को हटा करके सर्किट को ऐसा बना लेंगे। अब यहां देखिए, अब ये रेशियो लाने का प्रयास कर रहे हैं। सपोज कर लें कि यहां से करंट सप्लाई हो रहा है आई, बैटरी जो है वो करंट सप्लाई आई सप्लाई किया, ये करंट यहां तक आया आई। ठीक है, यहां से करंट आई सप्लाई हुआ और ये करंट यहां तक आया। यहां आने के बाद दो ब्रांच है, तो करंट अब बटेगा, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। ठीक है, तो इस ब्रांच में हम मान लेते हैं कि I1 करंट गया, और इस ब्रांच में I2 मान लेते हैं। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक करंट सेम होगा, एक ही सर्किट है और कोई ब्रांच नहीं है, तो करंट बटेगा नहीं। यहां पे आकर के करंट दो पार्ट में बढ़ जाएगा, एक इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। और इस जंक्शन को देखा जाए तो ये I जो है वो दो पार्ट में बटा I1 और I2, तो यहाँ पे ये भी लिखा जा सकता है कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये I1 यहां तक आएगा, अब यहां पे आने के बाद फिर दो ब्रांच है, और ये I2 यहां तक आया, फिर यहां पे दो ब्रांच है। ठीक है, यहां पे ये जो ब्रांच है इसमें जो I1 जो है, इसको पूरा का पूरा I1 हम लोग इधर सप्लाई करा दे रहे हैं, और इस ब्रांच में करंट नहीं ले रहे हैं। हम लोग क्या काम कर रहे हैं, ऐसा मान करके चल रहे हैं कि ये जो करंट आया इसमें गया ही नहीं, सीधे ही निकल गया। ये मान करके ये हम लोग पहले ही मान ले रहे हैं कि ये I1 पूरा पास कर जा रहा है, और तब इक्वेशन को लिख रहे हैं, किरचॉफ्स का लूप रूल लिखेंगे ये मानते हुए। अगर कुछ ऐसा संभव नहीं हो कि जैसे I इधर पास कर गया, I1 को पूरा पास करा दिए, इधर भी जाएगा, तो वो इक्वेशन खुद बताएगा कि कुछ गलती हुआ है ना। तो फिर ये जो I2 करंट है इसको भी हम लोग कंप्लीट पास करा दे रहे हैं, ये मान ले रहे हैं कि करंट यहाँ नहीं बट रहा है ना, सीधा ही निकल गया, इस ब्रांच में करंट गया ही नहीं। और ये मानते हुए हम लोग इक्वेशन को लिखेंगे, I2 जो है वो यहां तक आया, तो इधर से I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, दोनों का सम इधर I आएगा। क्लियर है? तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया गया, और इस डिस्ट्रीब्यूशन पे हम लोग किरचॉफ्स का लूप रूल लिखेंगे, है ना। यहाँ पर तो वैसे बहुत सारा लूप है, लेकिन हम लोग ये दो लूप कंसीडर करेंगे, एक लूप ये वाला और एक लूप ये लेंगे, और दोनों ही लूप के लिए किरचॉफ्स का जो सेकेंड लॉ है, लूप लॉ, उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को कुछ नाम दे दे रहे हैं, ए बी हो गया, इसको सी लिख दे रहे हैं, सी, इस पॉइंट को डी, ई, एफ, इसको जी लिख दे रहे हैं, इसको एच लिख दे रहे हैं। क्लियर है? यहां थोड़ा सा जगह बना लेंगे, इस पार्ट को हम हटाते हैं। For the loop, ध्यान दीजिएगा, लूप C, D, G, H और फिर C, हम लोग ये वाला लूप ले रहे हैं, C, D,
GHC। और ये लूप में क्रिचॉफ्स का लूप रूल लिखते हैं। क्रिचॉफ्स का लूप रूल क्या कहता है? अक्रॉस एनी क्लोज सर्किट, क्लोज लूप, द सम ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0। यहाँ से चलेंगे और वापस ऐसे होते हुए यहाँ तक आ जाएंगे, और जितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो सबको ऐड करें तो वो 0 होगा। तो A से C से D जाते हैं तो एक रेसिस्टर मिला, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? करंट इंटू रेसिस्टेंस होता है, तो I1 R1 होगा। इसमें करंट I1 पास कर रहा है, रेसिस्टेंस R1 है, तो यहाँ से यहाँ आते समय ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया I1 R1। और यहाँ से यहाँ हम लोग करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट का डायरेक्शन भी इधर ही है, तो माइनस लेंगे। बताया था पिछले क्लास में कि पोटेंशियल डिफरेंस जब हम लोग लिखेंगे अक्रॉस क्लोज लूप तो कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे। करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस लेंगे, अपोजिट जाएंगे तो प्लस। उसके बाद D से G आते हैं, D से G आते हैं, तो D से जब G आइएगा तो ये जो ब्रांच है इस ब्रांच में करंट ही नहीं है, इस ब्रांच में हम लोग करंट माने ही नहीं है। ये मान के चल रहे हैं कि ये पूरा का पूरा करंट इधर निकल गया, ये पूरा का पूरा करंट इधर निकल गया, यहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ। तो इस ब्रांच में जब करंट नहीं है तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल इसका मतलब कि सेम होगा, तो यहाँ से यहाँ आ गए, ठीक है। तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिला, करंट 0 है। फिर यहाँ से यहाँ जाते हैं, एक रेसिस्टर मिला, तो यहाँ से यहाँ जाते समय करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट का डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा I2 R2 और वो प्लस में होगा I2 R2। पहुंच गए यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो जैसे ही C से D G H होते हुए C पहुंचते हैं, दो जगह पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को मिल रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसके थ्रू करंट 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, ये 0 होगा। क्लियर है? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये अगर उधर जाए तो ये प्लस में हो जाएगा, तो I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। दूसरा एक लूप और ले लिया जाए। दूसरा जो लूप है वो है फॉर द लूप D E F G D, D E F G फिर D। अब इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, तो D से E आते हैं, तो एक रेसिस्टर मिला, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा I1 R3, माइनस में होगा, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर यहाँ से आए, कोई रेसिस्टर नहीं है, फिर यहाँ से आए, करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हो गया I2 R4 प्लस I2 R4, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ जब जाएं तो इस ब्रांच में करंट नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ 0 हो गया, इज इक्वल टू 0। यहाँ लिखा जा सकता है I1 R3 इज इक्वल टू I2 R4, सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड। तो इधर जो लेफ्ट साइड है I1 R1, इधर है I1 R3, I2 R2, I2 R4, ठीक है। ये देखिए, ये I1 कैंसिल हो रहा है, I2 भी कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से क्या मिलता है? यहाँ से मिलता है R1 बाई R3 इक्वल R2 बाई R4 के। या इसको ऐसे लिख दें, ये यहाँ पे रख दें और इसको यहाँ रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि R1 बाई R2 इक्वल होगा R3 बाई R4 के, ठीक है। तो ये क्या रिजल्ट मिला हम लोग को कि जब इस ब्रांच में हम लोग करंट नहीं मान रहे हैं, इस ब्रांच में करंट नहीं ले रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि पूरा का पूरा करंट इधर निकल गया,
इधर पूरा का पूरा करंट निकल गया, करंट डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ इस ब्रांच पे, इस जंक्शन पे, तो क्या रिजल्ट मिला? तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का रेशियो और इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। अगर आप करंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे यहाँ इस जंक्शन पे, तो इसका मतलब है कि इस दोनों का रेशियो इस दोनों के रेशियो के बराबर आ रहा है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इन दोनों का रेशियो R1 और R3 का रेशियो R2 और R4 के रेशियो के बराबर है। तो इसके उल्टा ऐसे कहें कि अगर रेशियो बराबर होगा तो इसमें करंट जीरो होगा। हम लोग करंट इसमें जीरो लिए तो ये रेशियो मिला। अगर ये रेशियो बराबर करके इक्वेशन को सॉल्व करें और इस ब्रांच में करंट निकालें तो इसमें करंट का वैल्यू जीरो मिलेगा। ठीक है ना? तो जब भी इस तरह का सर्किट हो और ये रेशियो बराबर हो तो हम लोग बोलेंगे कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन क्या है कि इसका जो रेशियो है इस दोनों रेसिस्टर के रेशियो के बराबर होगा, या ऊपर वाला दोनों रेसिस्टर का रेशियो इन दोनों रेसिस्टर के रेशियो के बराबर होगा, तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो होगा वो बैलेंस होगा। ठीक है? अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। Find the equivalent resistance between the points A and B of the circuit shown in the figure। एक सर्किट बनाएंगे, उसमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अब यहां पे इसका जो रेसिस्टेंस है ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है और ये 4 ओम है और ये कुछ 5 ओम है। तो पहले तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो फिगर जो दिया हुआ है A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, ये जो सर्किट है वो व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब दूसरा चीज चेक करेंगे कि इन दोनों का रेशियो के बराबर है कि नहीं, तो बराबर भी है। यहाँ पे 1/2 इन दोनों का रेशियो बराबर है 2/4 के। तो रेशियो बराबर है, तो ये जो सर्किट है इस सर्किट से करंट पास नहीं करेगा। जब भी इसको बैटरी कनेक्ट करेंगे A और B के बीच में, तो इस ब्रांच में करंट नहीं पास करेगा। तो जब इस ब्रांच में करंट नहीं पास करेगा तो ये कैलकुलेशन में शामिल नहीं होगा, है ना? इसका इफेक्ट नहीं होगा सर्किट पे या करंट पे। तो इस फिगर को ऐसे बनाया जाएगा। उसको हटा देंगे, सर्किट से हटा देंगे उसको, उसका कोई रोल नहीं है। ये 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और ये 4 लिखेंगे। बीच वाला ब्रांच सर्किट से हट जाएगा। अब यहाँ इजी हो गया A। अब इस ब्रांच में 2 रेसिस्टर है और दोनों सीरीज में है, तो इसको इन दोनों के बदले में 3 लिख दिए, यहाँ ओम है। ठीक ना? 3 ओम हो गया। और इस ब्रांच में 2 है और 4 है तो 6 हो गया, 6 ओम हो गया। और फाइनली हम लोग को 2 पैरेलल में मिलता है, तो क्या करते हैं 1/R इक्विवेलेंट 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम हो गया 6, यहाँ हो गया 2 + 1 3/6 1/2। तो 1/R इक्विवेलेंट 1/2, तो R इक्विवेलेंट क्या मिला 2 ओम, है ना? तो इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा A और B पॉइंट्स के बीच में वो 2 ओम हुआ। क्लियर है? अब व्हीटस्टोन जो ब्रिज है उसको, एक तो ये हो गया, इस तरह का आप सर्किट कनेक्शन दिमाग में रखेंगे, उसको कुछ
इस तरह से भी बनाया जाता है कई जगह। इसे मान लीजिए ऐसे बना हुआ, ये 2 रेसिस्टर ऐसे लगा दिया गया। ये भी वही चीज है, सेम है फिगर, वीटस्टोन ब्रिज का ही है, और ये एक ब्रांच में इस तरह से लगा दिया गया। ठीक है, कई जगह ऐसा फिगर बना रहता है। जो सर्किट कनेक्ट किया गया है उसको ध्यान में रखेंगे। ये वाला ये जो रेसिस्टर है, इन दोनों के बीच में यहाँ से निकल करके फिर यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। तो कई जगह ऐसा मिलता है कि ये यहाँ कनेक्ट ना हो करके उसको बाहर से ऐसे कनेक्ट कर दिया गया है, ऐसे। तो एक ही बात हुआ, सर्किट अलग नहीं हुआ। ये भी वीटस्टोन ब्रिज ही है, ये वीटस्टोन ब्रिज है और ये वीटस्टोन ब्रिज है, और दोनों कनेक्शन जो है वो इक्विवेलेंट है, कोई अंतर नहीं है ना। और एक सिंपल जो इसके पहले वाला बताएं, उसमें था इस तरह का एक रेसिस्टर है, फिर ये रेसिस्टर है, ये सब आइडेंटिकल है, सब एक है। ये सब कनेक्शन जो है वीटस्टोन ब्रिज है। एक और कनेक्शन है जिसमें दिक्कत होता है उसको समझने में। जैसे ये देखिए, एक सर्किट को समझने का प्रयास कीजिए, ये थोड़ा इससे डिफरेंट है लेकिन वो भी है वीटस्टोन ब्रिज ही। जैसे एक सर्किट ऐसा है, इस तरह का कॉम्बिनेशन है ए बी, तो ये भी वीटस्टोन ब्रिज है। इसमें तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये वीटस्टोन ब्रिज है। इसमें ये वायर को स्ट्रेट रखा गया है, यहाँ पे थोड़ा सा मोड़ दिया गया है इस तरह का। यहाँ भी दिख रहा है कि ये वीटस्टोन ब्रिज है, यहाँ से एक वायर निकल करके यहाँ को कनेक्ट होता है, इसमें वही वायर बाहर से निकल करके कनेक्ट होता है ना। तो यहाँ वीटस्टोन ब्रिज क्लियर दिख रहा है। यहाँ इसको देखने में, इसको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, लेकिन देखा जाए तो ये भी सेम ही है, ये और ये इक्विवेलेंट है, सेम है, वीटस्टोन ब्रिज ही है। ठीक है ना। इसको हम लोग रीडिजाइन करके देखते हैं, यही मिलेगा। ठीक है, इस सर्किट को हम लोग फिर से डिजाइन करते हैं। देखिए, ये जो पॉइंट है ए है, ये पॉइंट बी है। इसको हम लोग, इसको R1 लिख दे रहे हैं, इसको R2 लिख दे रहे हैं, ये R3, इसको R4 और ये R5 लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये A है पॉइंट, इस पॉइंट को कुछ नाम दे दे रहे हैं C, और इसको D लिख दे रहे हैं। और A C D B सब एक ही लाइन में है और इस तरह का सर्किट बना हुआ है। अब इसमें क्या करें कि यहाँ A पॉइंट लिख दे रहे हैं, यहाँ पे B लिख दे रहे हैं, यहाँ पे C लिख दे रहे हैं और यहाँ पे D बना दे रहे हैं, और फिर से इसको रिडिजाइन करते हैं। तो इस रेसिस्टर को देखिए, ये जो रेसिस्टर है ये वाला, ये पॉइंट A है, A और C के बीच में ये रेसिस्टर लगा हुआ है। यहाँ इस एंड पे C है और ये पॉइंट A है, तो ये भी A है। पॉइंट कब बदलेगा? जब बीच में रेसिस्टर आएगा।
यहाँ से यहाँ तक तो कोई रेसिस्टर नहीं है, तो इसको अगर ए बोलते हैं तो ये भी ए हो जाएगा। तो ये पॉइंट ए और ये सी है, तो ए और सी के बीच में ये एक रेसिस्टर है, तो ए और सी के बीच में एक रेसिस्टर लगा देंगे जिसका वैल्यू R1 है। इसका काम हो गया। फिर यहां देखें इसको, C और D के बीच में ये रेसिस्टर है, तो C और D, C ये C पॉइंट C है, ये D है, ये R2 है, C और D के बीच में एक रेसिस्टर है। ये क्या है? ये R2 है, तो ये R2 हो गया, इसका भी काम हो गया। अब इस रेसिस्टर को देखा जाए, ये वाला रेसिस्टर D और इधर ये पॉइंट B है, तो ये भी B हो गया। D और B के बीच में ये रेसिस्टर है, तो D और B के बीच में एक रेसिस्टर लगा देंगे, D और B के बीच में, ये R3 हो गया। अब बच गया दो रेसिस्टर, एक R4 बच गया और ये R5 हो गया। R4 को देखते हैं, ये वाला वायर A पे आकर के जुड़ता है और ये वाला जो एंड है ये D से जुड़ा हुआ है, तो ये रेसिस्टर A और D के बीच में कनेक्ट है, तो A और D के बीच में एक रेसिस्टर को कनेक्ट करेंगे। R4, ठीक है। ये वाला जो रेसिस्टर है R5, ये C और B के बीच में कनेक्ट है, तो C और B के बीच में कनेक्ट कर देंगे। ये क्या था? R5 था, ये C और B के बीच में, और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। इसी दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर इक्विवेलेंट निकालना है तो इस सर्किट को देखिए और इस सर्किट को देखिए, दोनों सेम है, तो इसको हम लोग फिर से रीडिजाइन किए तो ये मिला। तो इस तरह का जब भी सर्किट मिले तो उसको भी आप समझिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज है, अब ये देखना है कि ये बैलेंस है कि नहीं, इस दोनों का रेशियो इस दोनों के रेशियो के बराबर है कि नहीं, है ना। इफ R1 बाई R4 बराबर है R5 बाई R3 के, अगर रेशियो बराबर है तो इसको सर्किट से हम लोग हटा देंगे, अगर बराबर नहीं है तो नहीं हटेगा। और जैसे ही सर्किट से ये हटा, फिर ये दोनों सीरीज में, इस दोनों को सीरीज में कनेक्ट करके आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तब ये सर्किट बन जाएगा, कुछ इस टाइप से बन जाएगा। इसको सर्किट से हटा देंगे अगर ऐसा बराबर है तो। लेकिन अब ये सवाल है कि अगर बराबर नहीं हो तो क्या होगा? तो बराबर नहीं होगा तो ये सर्किट से नहीं हटेगा और इस ब्रांच में करंट पास करेगा। अब इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग, उसका एक दूसरा तरीका है, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर किरचॉफ्स का लूप रूल लिख करके इक्वेशन लिखेंगे, तब इसका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे, उसको भी डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। एक और सर्किट देखते हैं। जैसे कि ये जो सर्किट है इसमें इस तरह ऊपर लगा हुआ है, फिर यहाँ रेसिस्टर और तीन एक लाइन में ऐसे लगा हुआ है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। कुछ ऐसा सर्किट मिले जैसे इस तरह का सर्किट हो, एक सिंपल सर्किट हो, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, और एक वायर यहां से इस तरह से कनेक्ट है और एक वायर ऐसे कनेक्ट है, ठीक ना। ये वायर जो है ऐसे कनेक्ट है, ऐसा ऊपर ले लेते हैं इसको, सिमेट्रिकल दिखेगा, ऐसा ए है ये और ये बी है। इसके पहले वाले ये इस फिगर में क्या था कि यहाँ भी रेसिस्टेंस था,
यहाँ भी रेसिस्टेंस था, यहाँ भी रेसिस्टेंस था, तो ये भी टेस्टोन ब्रिज हो गया था। लेकिन अब क्या है कि ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस को हटा दिया गया, उसी सिंपल एक वायर कनेक्ट है। अब इसका इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये तीनों जो है वो एक लाइन में दिख रहा है, लेकिन ये तीनों सीरीज में नहीं है। सीरीज में इसलिए नहीं है क्योंकि इस रेसिस्टर से इस रेसिस्टर तक जाए तो बीच में एक ब्रांच निकला हुआ है, एक यहाँ से एक वायर निकला हुआ है। अगर ये वायर नहीं निकला होता तब सीरीज में इन दोनों को मान सकते थे। और तीनों यहाँ से यहाँ तक जाए और बीच में कोई ब्रांच नहीं मिले तो तीनों आपस में सीरीज में हो जाएगा। यहाँ तो सीरीज में नहीं है ना। तो ये है क्या, तो ये पॉइंट ए है, ये ए है। तो ये अगर पॉइंट ए है तो यहाँ से यहाँ यहाँ आए तो ये भी ए हो जाएगा। इसलिए क्योंकि यहाँ से अगर चल रहा है तो कोई रेसिस्टर बीच में नहीं आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम हो गया। पॉइंट सेम होने का मतलब ये समझिए कि हम लोग पोटेंशियल को सेम कर रहे हैं। यहाँ जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ भी होगा, क्योंकि रेसिस्टर तो है नहीं और ये दोनों पॉइंट्स आपस में कनेक्ट है। फिर उसी तरह से ये पॉइंट अगर बी है तो ये बी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो बीच में एक रेसिस्टर आ गया। तो ये पॉइंट अगर बी है, यहाँ बी है, तो ये बी होगा, ये बी होगा, ये बी होगा, यहाँ भी बी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ऐसे आ रहे हैं तो बीच में कोई रेसिस्टर नहीं मिल रहा है। तो हम लोग के पास दो पॉइंट्स दिख रहा है, ए और बी, ए और बी। तो ए और बी यहाँ बना दिए, और इस रेसिस्टर को देखें, इसको देखा जाए तो ये जो रेसिस्टर है वो ए और बी के बीच में है। ए और बी के बीच में 1 ओम का है, तो ए और बी के बीच में एक रेसिस्टर कनेक्ट कर देते हैं 1 ओम का। इसको अगर देखा जाए तो ये बी और ए के बीच में है, तो बी और ए के बीच में एक कनेक्ट कर देते हैं 2 ओम का। इस रेसिस्टर को अगर देखा जाए तो ये ए और बी के बीच में ये भी है, तो यहाँ भी कनेक्ट कर देते हैं 3 ओम का। तो फाइनली जो ये एक लाइन में दिख रहा था वो एक्चुअल में सीरीज में है। तो सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, आर इक्विवेलेंट 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। ठीक है, एलसीएम हो गया 6, 6 प्लस 3 प्लस 2 हो गया 11/6 हो गया, और आर इक्विवेलेंट कितना मिला 6/11 ओम। ठीक है, तो इस तरह से ये सर्किट को दिमाग में रखेंगे। जैसे ही यहाँ एक रेसिस्टर लगा है, एक यहाँ लगा, तो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इस चैप्टर 3 का अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।